नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मेगास वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में चैप्टर 345 के साथ। पिछले चैप्टर में लेलिन ने लोगन को कन्विंस कर लिया था। आज देखते हैं आगे क्या होता है। और एक नया सब प्लॉट भी इंट्रोड्यूस होता है जो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल ट्रुथ से होती है जो मेगास वर्ल्ड के कोर साइकोलॉजी है। ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी रैंक टू मैगोस के खिलाफ सिर्फ एक ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड गिल्ड के लिए नहीं लड़ेगा। डेंस फोक फॉरेस्ट खत्म हो चुकी थी और उसके खत्म होने से कई गिल्ड को फायदा भी हुआ था। अगर डेंस फोक फॉरेस्ट की कोई सर्वाइवर होते तो जो ना अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन करते, तब शायद कुछ हो सकता था। लेकिन लेलिन ने तो उन्हें जड़ से उखाड़ दिया था। टॉक्सिक बाइल अटैक में ना एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा था। इसलिए मैटर में कोई रेजिस्टेंस जो होती है वो प्रैक्टिकली जीरो रहा। अब लोगन ऑफिशियली बोलता है जॉइंट कॉन्फ्रेंस इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। डेंस फोक फॉरेस्ट की बचा कुचा स्ट्रेंथ किसी और गिल्ड को दे दिया जाएगा। लेलिन पूछता है, मैं नेचर अलायंस को मीडियम स्केल गिल्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन काउंसिल कोऑपरेट करेगा क्या? लोगन कैजुअली बोलता है, नो इन्फोर्जर तुम्हारे लिए एक्सेप्शन कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नेक्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होगा बस। और लेलिन भी रिटर्न फेवर दे देता है। डार्क क्रिएचर की वेब और डार्क 11 एम्पायर के थ्रेट में मैं ह्यूमन की डिफेंस में हेल्प करूंगा। डील हो गई है यहाँ पर दोनों का। दोनों खुश हैं। लोगन के चेहरे की रिंकल स्मूथ हो जाती है, एक वार्म स्माइल आ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग सीन। लोगन बोल देता है, चलो मेडिटेशन टेक्निक पर अपने व्यू डिस्कस करते हैं। स्टील टेबल फोल्ड होती है, जो दो ना स्टीमिंग कप फ्लोट करने लगते आते हैं वहाँ पर। और बोलता है ये एक सीनियर मैगस का स्टाइल है। लेलिन भी जेन्युइनली एग्री करता है क्योंकि उसने इतनी फास्ट एडवांसमेंट की मतलब की थी कि रैंक 2 के कुछ फंडामेंटल एक्सेप्ट और उसे ना समझ ही नहीं आए थे। ये गैप फ्यूचर में मॉर्निंग स्टार कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। लोगन की एक्सपीरियंस ने इन गैप्स को फिल किया। और लोगन लोगन भी सरप्राइज था। लेलिन की डिप्थ नॉलेज से मतलब गहरी नॉलेज से एक अलग वर्ल्ड से आया था, तो यूनिक पर्सपेक्टिव होता है ना, दोनों के इक्वली फ़ायदा हुआ था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद लेलिन बाहर आता है और वो स्टील एकदम बिल्डिंग उसके मतलब चार पेट जो होते हैं ना पैर निकलते हैं और वो चल के कहीं और ना चली जाती है। वही जो अभी चाय वाय नहीं पी रहे थे ये लोग, वही स्टील का बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ना एक क्रिएचर थी। लेलिन वापस आता है और नेचर अलायंस की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डेंस फोक फॉरेस्ट के रिमेनिंग फैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया गया। इन्फ्लुएंस और भी न ज़्यादा फैल गया। जॉइंट कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियली नेचर अलायंस को मीडियम स्केल गिल्ड घोषित कर दिया। बहुत सारे मैगस दंग रह गए। एक डिक्लाइनिंग रहता है ना स्मॉल स्केल गिल्ड से पीक मीडियम स्केल गिल्ड तक, ये जर्नी बहुत फास्ट हुई थी। सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि एक रैंक 2 मैगस उनके साथ था। लेकिन लेलिन ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, लार्ज स्केल गिल्ड बनने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि ना ईस्टर्न ट्वाइलाइट जोन में पहले से ही 9 लार्ज गिल्ड स्केल के गिल्ड हैं जो रिसोर्स स्ट्रेच कर रही थी हैं, और वहाँ जगह नहीं है। और एक और के लिए ना जगह जगह नहीं है। स्मार्ट मूव है, लिमिट है, मतलब अपना लिमिट जानता है वो। गिल्ड का मैनेजमेंट सेलिन संभाल लेती है। वो सेरेमोनियल लीडर है और लेलिन के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप भी है। इंटीमेट मतलब समझ जाओ ऐसा वाला रिलेशनशिप है। तो उसे एक बड़ा हिस्सा पावर मिला था। सेलिन इस पीरियड में इतनी बिजी है कि ना कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। और लेलिन वो पूरी तरह ना सेकुलेशन में चला जाता है। लेबोरेटरी में बंद हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक एकदम डिस्कस कर रहा है और अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू कर रहा है। सबऑर्डिनेट को ना एक ऑर्डर देने पर सब कुछ मिल जाता था। लेलिन फील करता है कि ना उसकी एडवांसमेंट बहुत फास्ट थी। तो ना अपना जो फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन उससे रेंजफोर्स मतलब बढ़ाना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है सबसे पहले। तो उसी में लगा था। और फिर दोस्तों 3 साल गुजर जाते हैं। इतने में 3 साल का सीन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ईस्टर्न ट्वाइलाइट जोन के बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन, एक वुडन हाउस, एनिमल स्किन लटके हैं दीवारों पर। एक लड़की बाहर खड़ी है। नाइबर उसे मैडम गिन्नी बुलाते हैं। वो स्माइल करती है, बात करती है, लेकिन अंदर से डिस्ट्रैक्टेड है। और दोस्तों ये गिन्नी एक्चुअली जेनी है,
जो आर्गस फैमिली से भाग के आई थी बाइलिन के साथ। ये दोनों कैरेक्टर हैं जो हम पहले देख चुके हैं, मतलब जिन्नी और अपना बेल। बेल याद है ना तुम लोगों को? बेल, वही बेल जेनी के साथ। जेनी याद करती है काफ़ी सालों पहले फैमिली से भागी, फिर 1 साल पहले बाइलिन के साथ इस जगह पहुंची और नाम बदल लिया। अब बाइलिन अपना अपना बेल बेल ग्रैंड नाइट बन चुका है, अपना बेल ग्रैंड नाइट बन चुका है, कॉमनर लेवल का हाईएस्ट। जेनी लेवल 2 एक्लोरिटी बन गई है। 3 सालों की मेहनत में अब वो रैंक 0 स्पेल भी कास्ट कर सकती है। बाइलिन अपना बेल खुशी से आता है येलो ऑयल लेकर। क्या है ये येलो ऑयल? हाई ग्रेड डेग्लेसी, ब्रेड पे लगाओ तो रॉयल्टी भी ना खुश हो जाए। अच्छा जेम वेम होगा, ऐसा ब्रेड में लगा के खाते हैं ना, वैसा ही कुछ। जेनी आंखें घुमा के उसे अंदर ले जाती है। ये सीन ना क्यूट सीन है। एक वॉरियर और एक नोबल लड़के सिंपल जिंदगी से जी रहे हैं बॉर्डर टाउन में, लेकिन अब जेनी सीरियस हो जाती है। हमें जाना होगा, वो बोल रही थी। अपना बेल कंफ्यूज है। क्यों? यहाँ तो अच्छा है, क्या तुम्हारे फैमिली ने ढूंढ लिया? और अपना जेनी बोलती है नहीं, वार, डार्क क्रेचर की हॉर्डी आ रही, एकदम ना बहुत बड़ा भयंकर आ रहा है। डार्क एल्वेन एम्पायर अटैक कर सकती है। जेनी एक्सप्लेन करती है अपने बेल को, बॉर्डर टाउन सबसे अनसेफ होता है। ऐसे मतलब ऐसे अटैक में एक छोटी सी वेब भी पूरे टाउन को मिटा सकती है। उन्हें कंट्रोल मतलब सेंट्रल रीजन या कैपिटल जाना होगा। अपना बेल एक्नॉलेज करता है। सच में कुछ दिन पहले एक जाइंट वुल्फ ने मुझे पूरी एक दिन तक मतलब एक दिन चेस किया था। हिल जितना बड़ा था वो। मतलब डार्क क्रिएचर ऑलरेडी बॉर्डर पर ना बढ़ रहे हैं। बाइलिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता है, 2 दिन और रुको ना। अंकल भैया, ऐसा ही कुछ नाम है यार, अंकल भैया का बर्थडे आ रहा है, उन्हें विश करके जाते हैं ना। आंट और अंकल भैया ने इन्हें इस टाउन में ना सेटल करने में बहुत हेल्प की थी। बाइलिन उनका ग्रेटफुल था। जेनी एग्री करती है 2 दिन चलेगा, क्योंकि बड़ी वार की प्रिपरेशन में टाइम लगता है। 2 दिन कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लास्ट लाइन देखो, कभी कभी दुनिया में ना एनोमलीज होती है। नॉर्थर्न ट्वाइलाइट जोन के लोगों ने मतलब लोगन के लिए फेट का पहला पहिया जो रहता है ना, पहिया घूमना शुरू हो गया था। ये एक डार्क फोरशैडोइंग है, कुछ बुरा होने वाला है जेनी और बाइलिन के साथ। और 2 दिन का इंतजार शायद बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा इन लोगों को। अब दिखाया जाता है हमें रात के अंधेरे में ना एक अजीब सा फिगर ना भाग रहा है। ये फिगर काफ़ी अनयूजुअल है। जमीन से कुछ मीटर ऊपर एकदम फ्लोट कर रहा है। पीठ पर सफ़ेद ट्रांसपेरेंट विंग है। हर विंग फ्लैप पे बहुत मतलब वो बड़ी दूर एकदम तक ना बहुत दूर दूर तक निकल जाता है। और उसके पीछे अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर पर सवार नाइट का पूरा एकदम झुंड है। ये स्पाइडर कोई आम मकड़िया नहीं है दोस्तों, ये ना बड़े भयंकर आत ब्राउन पंजे वाले जीव हैं, आइस ब्लू स्ट्रिप के साथ, आंखों में खून की प्यास। ये है डार्क एलेवन के एलाइट माउंट्स। अब उन नाइट को देखो, ये ह्यूमन नहीं है। लंबे स्लिम गॉर्जियस फीचर, शार्प ईयर, सिल्वर आंखें जो अंधेरे में देख सकती है। ये है डार्क एल्वेस। भागने वाला फिगर पीछे मुड़ता है और सरप्राइज, वो भी एक डार्क एल्फ है भाई। हैंडसम फीचर, पॉइंटेड ईयर, नाम है मेफिस। वो हाथ पीछे घुमा के 5 क्रिम्सन फायरवॉल फायर करता है, लेकिन स्पाइडर सब डॉज कर जाते हैं। मेफिस भाग तो रहा है लेकिन छूट नहीं पा रहा उन लोगों से। मेफिस एकदम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, सच में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट भेजे हैं मेरे लिए। नाइट का लीडर आगे आता है। उसका जो स्पाइडर है ना बाकियों से ना थोड़ा बड़ा है, गोल्डन स्ट्रिप के साथ। वो डीपली ब्रीथ करता है, स्पीड एकदम स्पीड बढ़ता है और वो एकदम बो उठाता है और एक काला एरो फायर करता है जिसमें एक ग्लोइंग रूइन भी है। और भाई क्या बोले, एरो स्ट्रेट मैफिस की पीठ से घुसता है और सीने से बाहर निकलता है। मैफिस एकदम चिल्लाता है। वो क्या करेगा, चिल्लाएगा। उसका रेड बैरियर एक सेकंड में मतलब नहीं टिका पाया, वो जमीन पर गिर जाता है। खून एकदम पूल बन जाता है खून का, रेड विथ सिल्वर स्टिक, मतलब डार्क एल्फ का खून सिल्वर होता है। इसका सर काट दो, लीडर कोल्डली बोलता है। लेकिन जैसे ही 2 नाइट आगे बढ़ते हैं, मेफिस अपनी स्क्रोल खोलता है, एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट, और दोनों नाइट राख में बदल जाते हैं। धूल सेटल होता है, मेफिस गायब। लीडर फ्यूरियस है, ढूंढो उसे, मेरे कर्ज से इंजर्ड है।
दूर नहीं जा सकता। अब ना सीन शिफ्ट होता है अपने बैल पे। बैल यानी बाइलिन जंगल में शिकार कर रहा है, एक वाइल्ड बोर को एकदम ना क्रॉसबो से मारता है। खुश है, अंकल भैया के बर्थडे के लिए गिफ्ट रेडी कर रहा है। तभी एक और स्लेउट जंगल से निकलता है, बाइलिन पास जाता है, एक हैंडसम व्हाइट फेस रिवील होता है। अब टाइटल क्लियर होता है भाई, अ कोइंसिडेंस। इस चैप्टर का नाम है कोइंसिडेंस। 2 घंटे बाद जेनी घर वापस मतलब आ रही है और दंग रह जाती है। बाइलिन अपना बैल एक डार्क एल्फ को लेके आया है अपने घर पर। जेनी लिटरली माथा थाम लेती है वो, तुम पागल हो, हमने पहले से ही इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, अब एक डार्क एल्फ घर लाए। बाइलिन इनोसेंटली बोलता है, अपना बैल क्या करता, बहुत बेचारा लग रहा था। बेचारा, ये एक प्योर प्योर ब्रीड डार्क एल्फ है। जेनी की फेस रेड हो जाती है फ्रस्ट्रेशन से। जेनी एक बार एल्फ के एक्सपेंसिव कपड़े देखती है और तुरंत समझ जाती है ये कोई नोबल डार्क एल्फ है जो पावर स्ट्रगल में हार के भाग रहा है, बिल्कुल जेनी की तरह जब वो आर्गस फैमिली से भागी थी। ये रियलाइजेशन उसे ठंडा पसीना दे देता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो लोग तुम्हारे साथ होते हैं वो भी डेंजर में आ जाते हैं। मीनवाइल जंगल में वो स्पाइडर नाइट मेफिस के हाइडिंग स्पॉट पे पहुंच जाता है। उनका एक छोटा सा स्पाइडर केव में घुसता है और डिटेक्ट करता है मेफिस के साथ एक ह्यूमन का भी ना सेंट था यहाँ पर। लीडर की फेस डार्क हो जाती है, फिर एक मेलिक्यूअस स्माइल के साथ कहता है, आहा मेफिस, पीस पसंद के लिए जाना चाहता था, हमसे छुपके ह्यूमन से दोस्ती कर रहा था तो। और ऑर्डर देता है वो, उन्हें फॉलो करो, जो भी उसे प्रोटेक्ट करे उनका सर मुझे चाहिए, पर्सनली मुझे चाहिए। और ये डार्क एल्फ नाइट की सोच देखो, कुछ और इंसानों को मार देंगे, खाना लूटेंगे, औरतों को गुलाम बनाएंगे, आंखें रेड ग्लो कर रही है। ये लोग बहुत ही डेंजरस हैं भाई। अब जेनी, बेल और मेफिस एक पुरानी गाड़ी में हैं और एक ना स्लो हॉर्स गाड़ी खींच रहा है। जेनी एकदम मेफिस की घाव ना चेक करती है, बाहरी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो रही है, लेकिन एक कर्स लगाया गया है, स्पाइडर शेप का काला ऑरा जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है चेस्ट पर। जेनी के पास क्योर का कोई तरीका नहीं है। जेनी बाइलन को ना एक्सप्लेन करती है इस कर्स के पीछे मतलब ना क्लियरली एक ऑफिशियल मैगोस हो सकता है। बाइलन थरथराता है, मतलब लॉर्ड लेनिन जैसा कोई? हाँ, आप समझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम लाए हो तुम। बेल बेल बिटरली हंसने लगता है, लेकिन सेव तो कर लिया ना, अब क्या करें। तभी दूर से एक बड़ी आग नजर आती है, पूरा आसमान लाल हो गया था। बाइलिन रुक जाता है, फिर रियलाइज करता है वो हमारा टाउन है। बाइलिन बिना सोचे हॉर्स मोड़ लेता है टाउन की तरफ। जेनी चिल्लाती है, पागल हो क्या, अंकल भैया अंदर हैं, मैं उन्हें बचा लूंगा। वो नहीं बचे तो मतलब ना, दिमाग से ना काम लो बोल रही थी अपना जो जेनी है ना। लेकिन क्या करता है, आगे बोलता है अपना बेल, आंट भैया ने हमें तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम ऐसे बोल रही हो। बाइलिन की आवाज़ ना भारी हो जाती है। ये एक जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट है, एक सिंपल हंटर जो अपने दिल से सोचता है। बेल तो बेल ही है, मतलब अच्छा है यार, बुरा नहीं है। दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी मेफिस खांसता हुआ जाग जाता है। एक इंसान, वो टॉयलेट जोन की ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है, बिल्कुल साफ। जेनी शौक में डार्क एल्फ की अलग लैंग्वेज होती है और ये एल्फ ह्यूमन लैंग्वेज भी इतनी परफेक्टली बोल रहा है। जेनी जानती है कि सबटर्नेन वर्ल्ड में नॉलेज नॉबिलिटी है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है साइकोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से। जेनी को खुद बचपन में ट्यूटर ने डार्क एल्फ, गिनोमी, ग्रे ड्वार्फ, टीन मतलब ना लैंग्वेज सिखाए थे। वो एक नाइटमेयर थी, लेकिन मेफिस की ह्यूमन लैंग्वेज एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। मेफिस बैठा एकदम ना हो जाता है, क्या बोले, बाइलिन को देखता है वो और बोलता है, ये क्या मतलब ये कहाँ है हम, मेफिस बोल रहा था। और मेफिस बोलने के बाद अपना बेल बोलने लगता है, बेल नहीं, अपना मेफिस ही बोल रहा था आगे, मैं मेफिस हूँ, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल ला चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक अपोलाइज करता है, एक्सप्रेशन भी वैसा ही बनाकर, जेन्युइनली ना सॉरी सॉरी बोल रहा था वो। मेफिस तो ना उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका जो चेस्ट में लगा हुआ काला स्पाइडर का कर्स है ना, तुरंत एकदम ना एक्टिवेट हो जाता है। वो वापस गिर जाता है, चेहरा वाइट, माथे से बड़े बड़े पसीने के बूंद एकदम टपकने लगते हैं।
तभी बाइलिन एक अजीब आवाज़ सुनता है, एक मिल्ड एकदम माइल्ड लेकिन पेरियोडिक रंबल टाउन से आ रहा है। कोई ना बच गया क्या? बाइलिन की आंखों में ना उम्मीद आती है। मतलब वो बोल रहा था टाउन से कोई आ रहा है, कोई बच गया होगा, यही बोल रहा था। मैपिस का चेहरा एकदम बदल जाता है, बोलता है ये अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर के कदम में वो आ गए। 5 अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट सामने आते हैं, मैफिस को देख के खुश हो जाते हैं और आपसी में ना बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में। जेनी कुछ वर्ड समझती है, बाइलिन बिल्कुल नहीं समझता, अपना बेल कुछ नहीं समझ रहा। लेकिन फिर बेल जो है ना, बेल की आंखें एक चीज़ देख के हॉरर से भर जाती है। नाइट के स्पाइडर के पीठ पर इंसानी कटे हुए सर हैं, खून टपकता हुआ, और उन चेहरों में बाइलिन कुछ पहचाने हुए चेहरे देख लेता है। अंकल भैया, तुमने ये क्या किया? उन्हें क्या किया? ये एक ना बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही खराब मोमेंट है यार। वायलिन की नसें फूल जाती हैं। वो अपनी क्रॉस स्वॉर्ड मतलब ना मयान से निकाल लेता है, आंखें पूरी लाल हैं। एक नाइट एक सर मतलब स्पेयर पे ना उठा के वायलिन को ना टॉन्ट करता है, दूसरा सीधा हमला करने आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। वायलिन का लाइफ फोर्स एकदम ब्लास्ट करता है, एक इल्यूजनरी आर्मर बन जाता है, उसके आसपास बन जाता है आर्मर। सीक्रेट टेक्निक क्रॉस स्टार, ब्लेड और स्पेयर टकराते हैं, दोनों कुछ कदम पीछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ना अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट और ना ग्रैंड नाइट से भी ना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। रोइन और माउंट की वजह से बाइलिन इन्हें ना इनसे एक ही मतलब ना एक के बराबर एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो 5 है ना, तो 5 से कैसे लड़ेगा? एक होता तो वो मतलब संभाल लेता। जेनी जेनी जो है वो गाड़ी पर न खड़ी है, एकदम न बो लेकर काम फेस से एरो फायर कर रही है। एक ब्लैक एरो एक नाइट के शोल्डर में घुसता है। जेनी जानती है सिर्फ सर्वाइवल का रास्ता है, सबको न ख़त्म करना, मतलब ख़त्म ही करना होगा सर्वाइवल के लिए। बेल धीरे धीरे मतलब न चारों तरफ से न घिरने लगता है, उसकी इल्यूजनरी आर्मर भी टूटने की कगार पर है। एक स्पाइडर अपने राइडर के साथ बाइलिन को जंप करके गाड़ी तक पहुंच जाता है। जेनी के मतलब न पार स्पेयर और बाइलिन एक दर्द भरा रोर देता है। आर्मर टूट गई, खून हर तरफ है, सब खत्म लगता है। तब एकदम बच के साथ मैफिस स्ट्रगल करके एक स्क्रोल खोलता है, एक ग्रे रिपल निकलता है, एक हॉलो जो स्पेशली जेनी और बाइलिन को अवॉइड करता हुआ सीधा नाइट तक पहुंच जाता है। नाइट मतलब ये ना कुछ प्रिंट विंट रहेगा, देखते हैं आगे। नाइट और उनके माउंट एकदम फ्रीज हो जाते हैं, उनकी पावर ड्रेन होने लगती है, माउंट एकदम कांपने लगता है और वहाँ का जो नाइट था ना वो फ्रीज हुआ। वो बोलता है वीकनिंग इम्प्रिंट, भागो, एक नाइट चिल्लाता है। लेकिन अब बाइलिन के अंदर जो रेज था ना, अंकल भैया का खून, वो सब बाहर आता है। मारो क्रॉस ब्लेड, बेल बोल रहा था, अपनी आखिरी स्पिरिचुअल फोर्स एनर्जी एकदम रिलीज करता है। एक क्रॉस शेप्ड ब्लेड जो लाइट जो ना मतलब नाइट को ना एक साथ ना स्लाइस करता है, वो सब एकदम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं माउंट के साथ ही। जेनी एक ही एरो से आखिरी भागते हुए नाइट की गर्दन पर मार देती है। बैटल खत्म। मैफिस एक स्माइल करता है, फिर काला खाला जो काला खून होता है ना थूकता है और बेहोश हो जाता है। मतलब आधे दिन के बाद गाड़ी में ना सब खामोश हैं। बेल टूटा हुआ है फिजिकल और इमोशनल दोनों से। क्योंकि ना क्योंकि मरना क्यों लड़ना है, मतलब मरना ही है तो क्यों लड़ना है। वो धीरे धीरे बोलता है दुनिया रंगीन नहीं, अब जो है ना दुनिया रंगीन नहीं रही उसके लिए। मैफिस जाग चुका है, ग्रीन प्लांट सबसे अपनी चेस्ट की इंजरी एकदम ठीक कर रहा है। वो ऑनेस्टली बोलता है तुमने मुझे 2 बार बचाया, मैं मैफिस डार्क रॉयल्टी की इज्जत पर कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। जेनी तो प्रैक्टिकल मोड में है, ये वार वाली बात सच है। मतलब वो पूछ रही थी मैफिस को। मैफिस की आंखें चमकती है, बिल्कुल एकदम सच है, मुझे सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश की गई क्योंकि मैं पीस चाहता था। जेनी बाइलिन को पूछता है अब क्या प्लान है, और बाइलिन एक अनसिकेबल रिजॉर्व के साथ बोलता है मैं डिसाइड किया, इस वार को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा और खून नहीं देखना है मुझे। जेनी कांपती है, सिर्फ तेरी पावर से? नहीं, उसके साथ बाइलिन मैप्सिस की मतलब ना अपने साथ ना बाइलिन मतलब जो मैफिस है ना, मैफिस की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है
मैं उसे डार्क एल्वेन एम्पायर वापस ले जाऊंगा और वार रोकने की कोशिश करूंगा। ये डिसीजन करते ही बाइलिन को एक वार्म सेंसेशन फील होता है बॉडी में। वो अपने कपड़े खोल के एक गोल्डन कॉइन निकालता है। एक साइड पर स्केलेटन, दूसरे साइड पर ना लकी बर्ड रिम से डिम ग्लो आ रही है, स्ट्रिंग से गर्दन में ना पहना हुआ है। बाइलिन उसे हाथ से पकड़ कर बोलता है, मिस्टर लेलिन, मास्टर आप भी मेरे साथ हो ना। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है भाई। इसके पास सच में मतलब लेलिन के साथ कांटेक्ट करने का कुछ रास्ता है क्या? मुझे नहीं लगा था। दिया होगा लेलिन ने उसे कांटेक्ट करने के लिए। तो अब ना सीन एकदम शिफ्ट होता है। नेचर अलायंस हेडक्वार्टर, लेलिन की लेबोरेटरी। लेलिन एक गोल्डन क्रिस्टल हाथ में लिए बैठा है। वो अचानक गर्म होने लगती है, गोल्डन लाइट निकलने लगता है। लेलिन हंसता है। स्पिरिचुअल फोर्स का एक हिस्सा रिसीव हुआ। मतलब बाइलिन अपनी डेस्टिनेट स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ा है। फेट की ताकत उसके अंदर जमा होने लगी है। एक बार फिर लेलिन ने पहले से कुछ सेट करके रखा था बाइलिन के लिए, और वो काम कर रहा है अभी। अब लेलिन एआई चिप से चेक करता है। सेक्रेट फ्लेम जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली टेक्निक थी, मतलब पूरी रिकवर हो गई, और कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो भी रिमूव कर दिए गए हैं मॉडिफिकेशन से। किमियन पुपिल 3 सालों में 1 इंच नहीं बदली है, सिर्फ हाफ वे कंप्लीट हुआ है। क्योंकि रैंक 4 जो होता है ड्रैगन टेक्निक चाहिए थी, और सिर्फ ड्रैगन की मतलब ड्रैगन किंग मिस्टिक माइट थी जो ड्रैगन के लिए थी। कोई और रैंक 4 मतलब टेक्निक नहीं है ना उसके पास। तो जो प्रोग्रेस है वो स्टक हो गई है। और जो सीक्रेट फ्लेम का एक हिस्सा है ना, एआई चिप सिर्फ रैंक 3 तक ना सिमुलेट कर पाया है। रैंक 4 का डाटा नहीं है उसके पास। लेलिन थोड़ा डिसअपॉइंट है लेकिन एक्सेप्ट करता है। लेलिन सोचता है फेट के गियर्स घूमने लगे हैं, तो और ज़्यादा सीड्स बिखरने होंगे ताकि फ्यूचर में हार्वेस्ट हो सकें। टेबल पर कुछ अजीब चीज़ें हैं, एक काला रिंग, एक 5 रंगी पेंडेंट, एक टैटर नोटबुक। लेलिन एआई चिप को एक्टिवेट करता है। लिमिटेड एआई प्रोग्रामिंग कंप्लीट करो। कुछ मिनट बाद ब्लैक रिंग से एक स्कॉलर मैगस की ना होलोग्राफिक फिगर निकलती है। मैं लेजेंडरी ग्रैंड मैगस मर्लिन हूँ। तुम लकी फेलो, मेरी गाइडेंस से तुम टॉयलेट जोन के सबसे बड़े जीनियस बनोगे। कौन है भाई ये मर्लिन द ग्रेट मैगस? लेलिन का ना मुंह एकदम ट्विच करता है। कॉमेडी मोमेंट था। ये है लेलिन के लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली प्रोग्राम आइटम जो रिमोटली कंट्रोल हो सकते हैं। ये सीड है जो लेलिन ना एकदम स्कैटर करने वाला है। लेलिन एकदम बैग में आइटम डाल के लेबोरेटरी से बाहर निकलता है, और रास्ते में हर कोई झुक जाता है उसके सामने। ऑफिशियल मैगोस एक्लोइटी सब हर नीचे के एकदम झुकने लगते हैं। कुछ तो ना दूर से ही बो करके ना भाग जाते हैं। लेलिन खुद को ना हंसते हुए सोचता है, मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, अब क्या करें। तुझे ही मिल रहा है भाई, क्योंकि ना हाई लेवल मैगस का रेडिएशन खुद ही लो लेवल एक्लोइटी के लिए डेडली हो सकता है, इसलिए उन्हें दूर रहना पड़ता है। पहले लेलिन भी ऐसा ही करता था अपनी सीनियर से, और अब दूसरे के साथ ऐसा करते देखकर उसे थोड़ा हैरानी हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले ना बात करते हैं नेचर अलायंस के करंट सिचुएशन की। सिर्फ 3 सालों में ना नेचर अलायंस एक मीडियम स्केल से बढ़ के पीक मीडियम स्केल गिल्ड ना बन गई है, और ये सब पॉसिबल हुआ है लेलिन की वजह से। लेलिन अभी एक रैंक 2 मैगोस है, और उसकी सिर्फ मौजूदगी ही काफ़ी है गिल्ड के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए गिल्ड के मेंबर उसकी इज्जत करते हैं। करते करते ना अब उसे भगवान की तरह पूजने भी लगे हैं। अब सेलिन जो पहले गिल्ड लीडर थी, उसकी पोजीशन भी अब काफ़ी वीक हो गई है। लेलिन चाहता तो एक पल में उसे हटा सकता था, लेकिन अभी के लिए वो उसकी नॉमिनल लीडर है। लेलिन एक पर्पल विला में पहुंचता है, जहां सेलिन और आयरन उसे रेस्पेक्टफुल्ली ना ग्रीट करते हैं। लेलिन सीधा काम की बात करता है, क्या कुछ नया हुआ है? आयरन जो गिल्ड का एक्सपेंशन हेड है, जो पैसा वैसा संभालता है और एक पीक रैंक 1 मैगो से रिपोर्ट देता है, गिल्ड का इन्फ्लुएंस उड़ाल माउंटेन प्लेन्स तक बढ़ गया है। 2 लोकल स्मॉल गिल्ड ने सबॉर्डिनेशन की रिक्वेस्ट की है। डार्कनेस क्रीचर की एब नॉर्मल एक्टिविटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। डार्क एल्वेन एम्पायर में वॉर्म मोरिंग फैक्शन ने कॉप कर दिया है। मतलब जंग वाले जो मतलब ना लोग जीत गए हैं, और उनकी आर्मी कभी भी ना अटैक कर सकती है।
और ये गिल्ड का नाम कितना अजीब है यार। एक बार फिर बोलता हूँ मैं, वार मॉन्गेरिंग गिल्ड का नाम है। हाँ, ये डार्क एल्वन एम्पायर का वार मॉन्गेरिंग। तो ठीक है, लेलिन समझ जाता है एक बड़ी जंग आने वाली है। अब सिचुएशन इतनी डेंजरस क्यों है भाई। दोस्तों, सबटेरियन वर्ल्ड में ना वार्स तो होती रहती है, लेकिन डार्कनेस क्रीचर का होल्ड और डार्क एलेवन का इन्वेजन दोनों एक साथ होना ये बहुत रेयर इवेंट है। आयरन ने भी ना अपनी पूरी लाइफ में ये सिर्फ एक बार देखा था, और उस बार बहुत सारे मैगोस मर गए थे और बड़े बड़े गिल्ड्स बर्बाद हो गए थे। उस पीरियड को कहते थे द ग्रेट पावर रिसफल। लेनिन एक लंबी सांस लेता है, बड़ी जंग तो होगी। सेलिन बताती है कि जॉइंट कॉन्फ्रेंस ने वार काउंसिल बनाई है जिसमें 9 इन्फोर्जर हैं, और उन्होंने ऑफिशियली लेलिन को बुलाया है जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एग्रीमेंट पहले से ही थी, लोगन के साथ डील हुई थी। लेलिन जंग में हिस्सा लेगा और नेचर अलायंस को फ्रीली एक्सपेंड करने दिया जाएगा। लेलिन की पोस्टिंग हुई है डोलोन सिटी में। लेलिन अपने माइंड में मैप देखता है और कहता है ये तो बहुत पीछे हट गए हैं, बॉर्डर लैंड्स बेसिकली सरेंडर कर दिए। सेलिन वरी स्माइल करता है, कॉमनर को एवैक्यूएट करने का इतना आसान नहीं था। मतलब वार काउंसिल का प्लान है डोलन, वेक्सायर और सैडोर, इन 3 सिटीज़ का मतलब ना डिफेंस बनाना है जियोग्राफिकल एडवांस यूज करते हुए। लेनिन को ना फेस करना होगा डार्क एल्वेन एम्पायर की मिलिट्री, जिसमें शामिल है उनकी मैट्रियाज जो रैंक 2 मैगोस के बराबर हैं। डार्क एल्विस जो एल्व्स होते हैं ना, मतलब जो इन लोगों का सोसाइटी है। छोटी क्लैन की मैट्रियाज भी ना ऑफिशियल मैगस के जैसी स्ट्रॉन्ग होती है। बड़ी क्लैन की मैट्रियाज तो ना रैंक 2 मैगस के लेवल की होती है। डार्क एल्विस नेचुरली बहुत पावरफुल होते हैं। अगर उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती तो ट्वाइलाइट जोन कब्जा उनका ही हो जाता। और जो सेलिन है ना वो बहुत ना वरीड है, क्योंकि ना उसकी पावर लेलिन की मतलब देन है। और अगर कुछ लेलिन को कुछ भी हो गया तो नेचर अलायंस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लेलिन काम और कॉन्फिडेंट है। वो सोचता है मैं वहाँ लड़ने नहीं, ऑब्जर्व करने जाऊँगा। कुछ भी गलत लगा तो भाग जाऊँगा। कौन सी मैट्रियाज अपनी जान दे के मुझे रोकेगी। लेलिन ने अपनी रैंक 2 वॉरलॉक पावर रिकवर कर ली है, कुछ एरियाज में एडवांस भी कर लिया है। जब तक कोई रैंक 3 के करीब फ्रीक ना मिले कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ उसे थोड़ा सैड करती है, बड़ी वार्स में हायर अप्स की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है आउटकम को। उसकी मॉन्स्टरस पावर भी अकेले जंग में ना नहीं टिक सकती, जीत सकती। अगर ह्यूमन एकदम हारने लगे तो क्या करेगा फिर। लिलिन आगे सोचता है टेक्निक नेचर अलायंस के एक्लोइटी को दे नहीं सकता, सस्पिशियस होगा। लेकिन जंग के शिफ्टिंग लैंडस्केप में अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हो, मतलब मौके भी मिल सकते हैं वहाँ पर देने के लिए। यही है लेलिन का स्टाइल, हर सिचुएशन में ना पर्सनल गेन अपना ढूंढ रहता है। अब चैप्टर में एक साइड स्टोरी है आरोन की। आरोन वो एक्लोइटी है जो लेलिन से पहले चैप्टर में मिला था वुडी वेस्टलैंड में। लेलिन ने तब उसे एक और उसके साथियों को ना बचाया था, लेकिन बाद में बदले में ना उसकी सोल को ना स्कैन किया था और उनकी मेमोरीज के साथ टेम्पर किया था। अब आरोन डोलन सिटी की स्ट्रीट्स पे चल रहा है सोचते हुए कि कुछ तो गलत है। और वो गलत चीज़ ये है कि आरोन की एप्टीट्यूड ग्रेड 3 से गिर के ग्रेड 2 हो गई है। लेलिन के सोल स्कैनिंग की वजह से हुआ था ये सब। उसके मेंटोर ने भी ना डिसअपॉइंट होकर कहा था कि शायद किसी एबनॉर्मल बीइंग ने अटैक किया था, ये कभी रिवर्स नहीं होगा। कितना अफसोस की बात है। आरोन के लिए मैगस बनने का सपना प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है, और उसे पता भी नहीं है कि ना ये लेलिन की वजह से हुआ है। मतलब ये है कि ना उसे सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है उसे यूज करना पड़ेगा, जिससे ऑफिशियल मैगस बनना ऑलमोस्ट ना इम्पॉसिबल हो जाता है। आरोन के मन में आता है कि ना ये तो मुझे कम्प्लीटली एबाडोन ना कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है। सिर्फ मेंटोर ने ही नहीं छोड़ा, सारी दुनिया ने छोड़ दिया है आरोन को। रिलेटिव्स और पुराने दोस्त अब सब ने मुंह फेर लिया है। उसकी फियोन्से उसने भी आरोन को छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। आरोन को वो मोमेंट याद आता है जब उसने अपनी फियोन्सी को किसी और की बाहों में झुकते और खुद को नफरत से देखते हुए देखा था। उसका सीना जलने लगा उस याद से।
और इसके ऊपर गिल्ड के दुश्मनों ने मौका देख के मतलब देखा और आरोन की पिटाई कर दी। और सुनो, पीछे से वो औरत, शायद फियोन्सी या कोई और दुश्मन, एकदम ना क्या बोले चुगली कर रही थी, जिसके कारण आरोन को डोलन सिटी भेजा गया। डोलन सिटी जंग की फ्रंट लाइन पे है। ऑफिशियल मैगोस तो वहाँ से भाग सकते हैं अगर सिटी फॉल हो गई तो, लेकिन ग्रेड 3 एक्लोइटी जैसे आरोन, उसके पास कोई चांस ही नहीं है। मैगोस ऑफिसर सोचता है ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें नाराज़ होना क्या है। हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्ट्रिकली ऐसे बड़ी जंग में आधे से ज़्यादा एक्लोइटी मर जाते हैं। आरोन नम हो चुका है, वो वॉल्किंग डेड है प्रैक्टिकली। अब सीन शिफ्ट होता है डोलन सिटी के गेट्स पे। आरोन अपना ड्यूटी कर रहा है, मतलब डिटेक्शन, स्पेल फॉर्मेशन मॉनिटर करना, वाइट डॉट्स नॉर्मल लोग, रेड डॉट्स एक्लोइटी और नाइट पर्पल डॉग मतलब पर्पल डॉट्स। तभी बूम के साथ स्पेल फॉर्मेशन क्रैक हो जाता है और एक काला रे ऑफ लाइट फूटता है। आरोन कंफ्यूज होकर पूछता है काला मतलब क्या। ऑफिसर शॉक होकर बोलता है रैंक टू या उससे ऊपर का कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस। और वहाँ से एक ह्यूमन फिगर फॉर्म लेता है स्काई में। ये कोई और नहीं भाई, अपना लेलिन है। लेलिन देख के मुस्कुराता है, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और रुक जाता है कामली। डोलन सिटी से 2 और रैंक 2 मैगस बाहर निकलते हैं लेलिन जो है उससे मिलने के लिए। पहला है रेड डॉट्स वाला मर्द, जो हंसते हुए बोलता है सर लेलिन आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ये है फेंडिक्स, एक बड़े गिल्ड का लीडर, ड्यूक फेंडिक्स उसका डिसेंडेंट है। दूसरा है फीमेल मैगस, जो क्वाइटली स्माइल करता है और सिचुएशन फेंडिक्स के हवाले में न कर देता है। लेलिन भी पोलाइटली बो करता है, सर फेंडिक्स आपसे मिलकर ऑनर फील कर रहा हूँ। तीनों साथ में सिटी के अंदर जाते हैं। रास्ते में सीन क्या है कि ना, सारे सोल्जर, ऑफिसर, नोबल सब घुटने टेके हुए हैं। रैंक 2 मैगोस की प्रेजेंस इतनी ओवरवेयरिंग होती है ना। यहाँ एक ना इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। आरोन भी साथ में बो करता है और सर उठा के लेलिन को देखता है। उसे लगता है ये कहाँ देखा है, लेकिन याद नहीं आता उसे, क्योंकि लेलिन ने उसकी मेमोरीज टेम्पर की थी। लेकिन लेलिन ने आरोन को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि ट्वाइलाइट जोन के बारे में लेलिन का सारा नॉलेज आरोन की मेमोरी से ही आया था। जैसे ही आरोन की नज़र लेलिन पे पड़ी, लेलिन ने भी नज़र डाली और आरोन को डार्कनेस और शैडो का एक झोंका फील हुआ। वो कांप गया, पीछे हट गया, कोल्ड एकदम पसीना पसीना हो गया। लेलिन के मन में आया, अरे ये तो वही है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर एक ट्विस्टेड स्माइल आया लेलिन के चेहरे पर। पहले इसको ही चूज करता हूँ। क्या करना चाहता है भाई लेलिन, आरोन के साथ क्या करना चाहता है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन क्लियरली लेलिन को कुछ प्लान है इस बेचारे के लिए। तीनों रैंक 2 मैगस एक हॉल में बैठ के ना डिस्कस करते हैं। फेंडिक्स बोलता है डार्क एल्फ्स की मेन फोर्स बॉर्डर पे पहुंच गई है और इस बार वो बहुत सीरियस हैं। एंशिएंट फैमिलीज की मैट्रियाज भी आई हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फेंडिक्स फिर लेलिन को कॉम्प्लीमेंट करता है, आपके होने से हमारी उम्मीद बढ़ गई है। लेलिन ऑफिशियली बोलता है मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अंदर से सोच रहा है कि पहले साइन ऑफ डेंजर पे भाग जाऊंगा। क्या डेंजर पे भाग जाएगा? मन में कुछ सोच रहा है, बाहर कुछ बोल रहा है। फेंडिक्स बैटल में एक्सप्लेन करता है बैटल प्लान को। नॉर्मल बैटल और बीस्ट वेव्स ड्यूक हैंडल करेगा। अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर नाइट डार्क एल्फ्स मैगस पावरफुल डार्कनेस क्रिएचर मैगस हैंडल करेंगे। रैंक 2 मैगस का एक ही काम है, डार्क एल्फ मेट्रियाज और डार्कनेस क्रिएचर के एम्परर को रोक के रखना, उन्हें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करने देना। लेलिन नोट करता है रैंक 2 मैगस का रोल डिटरनेंस और सप्रेशन का है। अगर एक रैंक 2 मैगस अपनी पावर रिलीज करे तो डार्क एल्वन एम्पायर भी सीरियस डैमेज हो सकता है। अब आते हैं सबसे एक्सप्लोजिव पार्ट पर। लेलिन पूछता है डार्क एल्फ्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं इस बार। फेंडिक्स और फीमेल मैगस एक दूसरे को देखते हैं। फिर फेंडिक्स एक साउंड प्रूफ बैरियर सेटअप करता है और फिर वो जो कहता है ना, वो सब कुछ चेंज कर देता है। ट्वाइलाइट जोन का प्रोटेक्टर जो रैंक 3 मैगस है, उसकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो रहा है। रैंक 3 मैगस की लाइफ लिमिट होती है 1000 साल। सिर्फ मॉर्निंग स्टार मैगस की इस लिमिट को तोड़ सकते हैं। ये रैंक 3 मैगस 900 साल से ज़्यादा से ट्वाइलाइट जोन की रक्षा कर रहा है।
मतलब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। लेनिन समझ जाता है तो ये जंग सिर्फ एक प्रोब है। मतलब फेंडिक्स वॉरिल स्माइल करता है, बोलता है अभी तो प्रोब है, लेकिन डार्क एल्विस को कुछ पता चल गया है, इसलिए उन्होंने प्रोबिंग शुरू की है। और अगर रैंक 3 मैगोस मर गया तो ये फुल स्केल इन्वेजन बन जाएगा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मतलब ख़त्म कर सकती है। लेनिन का दिल डूब जाता है, सिचुएशन बहुत सीरियस थी। इस डार्क रिवलेशन के बाद लेनिन को बाइलिन की याद आती है, बेल की याद आती है। बेल वो रेगुलर इंसान जो लेनिन ने पहले कभी देखा था, और उसे लगता था कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी टाइप का कैरेक्टर है। लेनिन के दिमाग में आता है केओस और सफरिंग से ही डेस्टिनी का चाइल्ड पैदा होता है। ये तो ट्रबल्ड टाइम्स का ओवरट्योर है। मतलब लेनिन समझ रहा है बड़े अनरिवील आने वाला है, और बाइलिन शायद इन सब में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेनिन हमेशा ऐसे बिग पिक्चर पैटर्न देख लेता है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग पोजीशन कर लेता है। फीमेल मैगोस एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए सजेस्ट करती है चलिए चलें एक ग्रैंड वेलकमिंग बैंक्वेट रखते हैं, बाकी मैगोस से मिलवा देते हैं आपको। लेनिन सीधा बोल देता है नहीं चाहिए, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और फिर कुछ रैंक 2 स्पेल प्रिपेयर करूंगा। फेंडिक्स और बाकी लोग ना कुछ नहीं लेते दिल पे, ऐसा कुछ नहीं लेते। हाई रैंक्ड मैगस जनरली बहुत एम्बिशियस होते हैं, ये नॉर्मल है उनके लिए। अब ना सबसे मोस्ट मिस्टीरियस और चिलिंग सीन आता है। सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल ट्वाइलाइट जोन, जो ट्वाइलाइट जोन का कोर एरिया है। अर्थ के अंदर कहीं गहराई में एक कमरा ग्रीन लाइट से रोशन है। उसमें है एक विदर्ड ओल्ड मैन है, पूरा झुर्रियों से ढका हुआ, आंखें अंदर धसी हुई है, लिटरली डेथ के करीब लगता है। उसकी पीठ पे एक बड़ी बिजार फ्लावर अपनी टेंडरियल से लिपटी हुई है, डार्क ग्रीन लिप्स और ब्रांचेस फेट और जूसी, और उसकी रूट्स उसमें ना इंसान के जिस्म के अंदर घुस गई है, जैसे किसी पेड़ ने इंसान का अंदर जकड़ के न पकड़ लिया हो, और वो रूट्स कुछ एब्जॉर्ब कर रही है। प्लांट मैटर पंप हो रही है उसके अंदर। उसके हाथ के पीछे से एक काला रे निकलता है और एक बड़ी मकड़ी की इमेज प्रोजेक्ट होती है। उस इमेज से एक लड़की की आवाज़ आती है, मीठी सुंदर लेकिन अंदर से बीविचिंग। वो कहती है मेरे पुराने दोस्त, मैं तेरी कमजोरी फील कर सकती हूँ, तेरी जिंदगी की रोशनी बुझ रही है, तू मेरी जिंदगी की लाइफ फोर्स को ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। ये ओल्ड मैन फिर उस औरत को नाम लेता है आन्या, डार्क एल्वन एम्पायर के रूलर, एंशिएंट क्लान की सबसे रेस्पेक्टेड मार्ट्रियाच। और फिर उस ओल्ड मैन के पीछे से एक एब्सोल्यूट ओवरवेयरिंग एनर्जी ब्लास्ट होती है। आन्या की वॉइस थोड़ी सैड लगती है, तू मुझे रोक नहीं सकता। ये सीन क्रिस्टल क्लियर कर देता है ये ओल्ड मैन ही है, वो रैंक 3 मैगोस जो ना ट्वाइलाइट जोन का प्रोटेक्टर है। आन्या डार्क एल्वन की सुप्रीम रूलर डायरेक्टली उस रैंक 3 मैगोस की लाइफ ड्रेन कर रही है, या न करने की कोशिश कर रही है। वो ऑलरेडी 900 साल से ज़्यादा जी चुका है और अब बहुत वीक है। आन्या को पता है वक्त उसके साथ है। और फिर स्नैप, स्पेस एक पल के लिए फ्रीज होता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। आन्या की ब्लैक स्पाइडर टोटेम स्लोली डिसॉल्व हो जाते हैं। आन्या कहती है तू अब बहुत बूढ़ा हो गया है। बैंक के साथ ब्लैक इम्प्रिंट टूट के लाइट में बदल जाते हैं। ओल्ड मैन की पीठ पे कॉम स्टाल करे जाती है और मिल्की वाइट शेप उसके वुंड से न बहता है। कुछ वाइट कलर का ना उसके पीठ से न बह रहा है, घाव है। ओल्ड मैन सर उठाता है, अब वो और भी न ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसकी स्किन पे ग्रे पैचेस आ गए हैं। वो अपने आप से कहता है क्या क्या इस जिस्म की वाइटलिटी अब लिमिट तक पहुंच गई है। और फिर वो एक लंबी सांस लेता है, एक लफ्ज़ निकलते हैं उसके मुंह से, वक्त, टाइम। और इस लफ्ज़ के साथ केप का सारा नूर बुझ जाता है, अंधेरा छा जाता है। ये सीन सिंबोकली बता रहा है कि रैंक 3 मैगोस की ज़िंदगी की रोशनी भी बुझने वाली है। ट्वाइलाइट जोन का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर अब सिर्फ एक लिविंग कॉप से प्रैक्टिकली। सीन शिफ्ट होता है आरोन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके ना कमरे में आ गया है सीन। कमरा कैसा है?
मतलब सड़े हुए घाव, बोर्ड्स, मोल्ड, सीलन, बदबू, यानी मतलब यही सब है। यही है आरॉन का ना लग्जरी जो कमरा है। यही दिखाता है कि ना उसे कितना वैल्यू मिलता है यहाँ पर। लेकिन आरॉन इन सब की परवाह नहीं कर रहा है। अभी उसके दिमाग में ना वो काली आंखों वाला नौजवान घूम रहा है जिसने आज सिटी गेट पे उसे देखा था। मैं जरूर देखा है इसे पहले, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है। आरॉन जोर से ना याद करने की कोशिश करता है और तभी आह उसके टेम्पल की नस फूल जाती है। वो अपना चेहरा एकदम ना ढक के एकदम ना चीख मारता है और ब्लैकआउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो ना जमीन पे पड़ा होता है, पसीना बहता हुआ। वो सोचता है वो जंगल में जो डिजीज लगी थी वो मेरी स्पिरिचुअल फोर्स खा रही है। ये डिजीज एक्चुअली लेलिन के सोल स्कैन का ना डैमेज है जो आरॉन को पता नहीं है। तभी बैंक के साथ फ्रस्ट्रेशन में आरॉन का पांव फ्लोर पे लगता है और एक तख्ता हुआ मतलब ना तख्ता उठ जाता है। नीचे कुछ काला चमकता है। आरॉन क्यूरियस होकर निकालता है उसे। एक काला रिंग जिसपे ना एंशियंट राइटिंग है, फेंट एनर्जी वेव्स दे रही है। आरॉन एक्साइटेड हो जाता है। क्या क्या ये कोई मैजिक आर्टिफैक्ट है। जंग के मैदान में कोई भी मैजिक आर्टिफैक्ट, चाहे छोटा है या बड़ा, जिंदगी बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वो रिंग को ना घुमाता है, रिंग के कोने पे एक छोटा कांटा था जो आरॉन की उंगली में घुस गया। खून निकल गया। खून की बूंद रिंग पे गिरी और सिस रिंग ने वो खून एकदम पी लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। रिंग ब्लैक से ग्रे हो गई और उसकी एनर्जी वेव्स भी गायब हो गई। आरॉन सोचने लगा, क्या ये बाइंडिंग सेरेमनी है। हाँ दोस्तों, कुछ रेयर हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट को अपने साथ बाइंड करना पड़ता है और उसके कैटलिस्ट होते हैं खून। तभी आरॉन के दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है। हा हा लड़के, तू सही पकड़ा। आरॉन घबरा गया। कौन है भाई, कहाँ से बोल रहा है। आवाज़ आई, तेरे हाथ की हथेली में दे हूँ मैं ना, वही देख ना तू। आरॉन की आंखें फैल गई। तुम रिंग हो। हाँ लड़के, एक डील करते हैं। आरॉन ने तुरंत मना कर दिया। भाई नहीं, मैं किसी से कोई डील नहीं करूँगा और अपनी रूह भी ना नहीं बेचूंगा। आरॉन स्मार्ट है भाई, उसे एंशियंट बींग के स्टोरीज सुने हैं जो इंसानों से डील करते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तब आवाज़ ने कहा, सच्ची तेरी एप्टीट्यूड वापस नहीं चाहिए। आरॉन रुक गया भाई ये सुन के। रिंग वाला ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है, मैंने सोल की मिस्ट्रियस समझी है भाई। तेरी एप्टीट्यूड जो है ना ओरिजिनली इतनी लो होती तो मुश्किल था, लेकिन तेरी सोल को जो डैमेज हुआ है ना वो रिवर्स हो सकता है। आरॉन पूछता है, तुम कौन हो। तुम मेरे मेरे साथ क्यों, मेरे को क्यों हेल्प कर रहे हो। आवाज़ कहता है, मैं हूँ लेजेंडरी मैगस मार्लिन का मेमोरी फ्रेगरेंट। यहाँ एक कॉमेडी मोमेंट हुई है। मर्लिन थोड़ा रुका और बोला, मर्लिन का मेमोरी फ्रैगमेंट, जिसे आरॉन थोड़ा स्लिप हो गया। मर्लिन एक्सप्लेन करता है, उसका फिजिकल बॉडी कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये एक फ्रैगमेंट इस रिंग में बंधा है। वो एक्चुअली कुछ चाहता है आरॉन से। आरॉन पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें। मर्लिन कहता है, मुझे अपने बाकी के फ्रैगमेंट ढूंढने दो। मैंने पहले से मतलब भाप लिया था कि ना कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैंने अपनी स्पिरिट के ना पीसेस अलग अलग मैजिक आइटम में डाल दिए थे। तुम उन्हें इकट्ठा करो और मैं बदले में मर्लिन देगा आरॉन की डिजीज का इलाज, एक कंप्लीट हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक, ऑफिशियल मैगोस तक का एडवांस करने में हेल्प। आरॉन के लिए ये सब वही है जो उसने ना खोया था। जिंदगी वापस मिलने का मौका है उसके लिए। आरॉन खुद से पूछता है, क्या ये सच है, क्या कोई ट्रैप नहीं। वो अलर्ट रहता है, पूछता है, तू मुझे रिजरेक्ट करना चाहता है क्या। मर्लिन हंसता है, बोलता है, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक रेमेंट हूँ। डेथ के रूल को कोई मैं चेंज नहीं कर सकता। बस रिंग में बंद रहना ही रहना नहीं चाहता। तेरी हेल्प चाहिए, बस इतना। और मैं वादा करता हूँ अपनी स्पिरिट पे। आरॉन के दिमाग में वो औरत आती है जो उसे छोड़ के चली गई थी। रेड आइज के साथ आरॉन बोलता है, ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। उस औरत ने जो मुझे किया वो मैं नहीं सह सकता। मैं वापस उनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। मर्लिन खुश होकर कहता है, मेरा इतना नॉलेज ही काफ़ी है तुझे ट्वाइलेट जोन का नंबर 1 जीनियस बनाने के लिए।
और फिर दोनों ने ट्रायल आई को समन करके एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन की एक विटनेस के साथ। और अब दोस्तों चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सीन एकदम शिफ्ट होता है लेलिन के लेबोरेटरी में। लेलिन हंसते हुए एकदम पिक्चर उठाता है जिसमें नेफ्रस फिफ्थ फ्लड के फेदर का सॉल्यूशन है और वो ट्रायल आई से बाउंड है। और वो कहता है हो गया, मर्लिन कोई असली एंशिएंट मैगोस नहीं था, ये लेलिन का बनाया हुआ एक फेक रेजिन जो रिंग होता है ना वो था, एक लिमिटेड एआई की तरह जो आरन को फूल करने के लिए डिजाइन किया गया था। मर्लिन एक काउंटरफेट क्रिएशन है, एक मतलब ना बूढ़े ग्रैंडफादर की कॉफ़ी इन एक्सपीरियंस्ड आरन के लिए ये काफ़ी था। और बेस्ट पार्ट, लेलिन कभी भी आरन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे। लेलिन ने ये रिंग पर्पस से वहाँ छुपा दिया था ताकि आरन खुद से ढूंढे और एकदम बाइंड करे। लेलिन मुस्कुराते हुए कहता है जो मैंने तुझे दिया है उससे तू ट्वाइलाइट जोन में क्या क्या हवा चलाएगा, मुझे इंतजार है। लेलिन ने ना आरन को एक पपेट बना दिया है बिना आरन को पता चले। वो आरन को उसे मतलब ना यूज करेगा अपने किसी बड़े प्लान के लिए और आरन सोचेगा कि वो खुद अपनी किस्मत बदल रहा है। यही है मतलब क्या बोले, आरन को लगा ये इत्तेफाक से मिली रिंग है, असलियत में लेलिन का छुपा हुआ जाल था ये। सीन फिर से शिफ्ट होता है डोलन सिटी में। सारे कॉमनर को इवैक्यूएट है ना वो कर दिया गया है और अब डार्कनेस क्रिएचर की हॉर्ड सिटी के बाहर आ गई है। उनके बीच इंसानी स्लेहुट भी दिख रहे हैं। डार्क एल्व्स ड्यूक फेंडिक्स गोल्डन आर्मर में लेलिन के पास आता है और इनवाइट करता है। सर लेलिन, सर फेंडिक्स ने सिटी वॉल पे आने की रिक्वेस्ट की है। एक इंटरेस्टिंग नोट, ये ड्यूक फेंडिक्स वो रैंक 2 मैगोस फेंडिक्स का डिसेंडेंट है, एक पावरफुल फैमिली जिसमें काफ़ी ऑफिशियल मैगोस हैं और फिर भी लेलिन के सामने सर झुकाना पड़ता है इन्हें। लेलिन की रैंक 2 पावर का मतलब ये जो है ना रैंक 2 पावर का असर है। लेलिन अपनी बुक बंद करता है और सिटी वॉल पे पहुंच जाता है। सिटी वॉल पे फेंडिक्स मिड एयर में फ्लोट कर रहा है, लेलिन भी उसके साथ फ्लाई करके जाता है। दोनों नीचे देखते हैं, एक काली लहर, एकदम काली लहर सी दूर से आती दिख रही है। 100,000 ऑफ डार्कनेस क्रिएचर। फेंडिक्स कहता है स्पेक्टुलर है ना, ये पहली वेब तो सिर्फ कैनन फोल्डर है, वीक क्रिएचर। फेंडिक्स का एक्सप्रेशन भी नहीं बदलता, लेकिन लेलिन भी समवट सरप्राइज है, इतनी बड़ी संख्या एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये तो सिर्फ एक एरिया की काउंट है, टोटल नंबर बहुत ज़्यादा होगा। फीमेल रैंक 2 मैगस क्वाइटली कहती है डार्क क्रिएचर, इंसान और बाकी स्पीसीज ये ज़मीन सबको सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए बार बार ये जंगें होती हैं। और फिर वो एक और हैवी ट्रुथ कहती है, इस जंग में कोई विनर या लूजर नहीं होगा जब तक सब ग्रुप अपने रिसोर्स सप्लाईज और सोल्जर ऑलमोस्ट ख़त्म ना कर देते। जंग ख़त्म नहीं होगी, ये एक ना क्या बोले रियलिटी है, कोई एक्चुअली नहीं जीतेगा, सब कुछ सिर्फ एग्जॉस्ट होगा। लेलिन कुछ नहीं बोलता, वो हिस्ट्री जानता था, मतलब जानता है जब दोनों साइड की मिलिट्री स्ट्रेंथ रफली इक्वल हो तो जंग में कोई क्लियर विनर नहीं होता, सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है। और अब ना सिचुएशन और भी नाजुक हो गई है क्योंकि ट्वाइलाइट जोन का रैंक 3 प्रोटेक्टर मरने के कगार पर है, मतलब ह्यूमन एक्चुअली डिसएडवांटेज में है। पूरी रेस ख़त्म नहीं होगी लेकिन बहुत सारी टेरिटरी जो है वो लूज होगी। फेंडिक्स स्ट्रैटेजी होती है वो एक्सप्लेन करता है, 3 सिटीज़ डोलन वेक्सायर सैडोर, इन्हें डिफेंड करना है। हर सिटी में 3 रैंक 2 मैगस स्टैंड हैं प्लस एक बड़ी आर्मी और एक ईस्ट का प्रोटेक्टर बैकअप के लिए रेडी है, ज़रूरत पड़ने पे किसी भी सिटी को रेंफोर्स करेगा। लेलिन सोचते हुए कहता है यहाँ का ब्लड बाथ तो एकदम सच में टेरिफाइंग होगा। डार्कनेस क्रिएचर बोर हो गए हैं वेटिंग से और चार्ज हजारों क्रिएचर एक साथ सिटी वॉल की तरफ दौड़ पड़े, जमीन कांप गई। फेंडिक्स ने बिना एक्सप्रेशन बदले एक सीक्रेट इम्प्रिंट से मैसेज भेजा, पहली लेयर ऑफ डिफेंस एक्टिवेट करो। और फिर डोलन सिटी की वॉल्स पे रुइन चमके और एक बैरियर बनी। बूम के साथ आग की लपटें निकलने लगी, डार्कनेस क्रिएचर जलने लगे, आग फैलती गई और एक मैसिव टॉर्च जैसी बन गई। रात के अंधेरे में लेलिन का बाँह थोड़ा उठा, इतनी जल्दी फायर एलिमेंट फॉर्मेशन यूज करना ज़रूरी था। फेंडिक्स
कैजुअली एक्सप्लेन करता है, ये क्रिएचर वीक हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले ही एक्सचेंज में हम एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, प्लस सोल्जर का मोरल ऊपर रहना चाहिए। मैजिक क्रिस्टल का रिजर्व है हमारा, और ये आउट स्मार्ट फॉर्मेशन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। चिंता मत करो। मेक सेंस मतलब सेंस तो बनाता है। वार में मोरल उठना ही इम्पोर्टेंट होता है जीतने के लिए। अब सीन आरॉन पे आता है। वो भी सिटी पर वॉल के ऊपर खड़ा है, फेस एकदम पेल है, बर्निंग कॉप्स की बदबू और डर से कांप रहा है। आज बुझने के बाद जो होती है आग एकदम बुझने के बाद डार्कनेस क्रिएचर वॉल तक पहुंच गए। डायरेक्ट बैटल शुरू हो गई है। आरॉन के कॉर्नर आई से एक भयंकर न जानवर दिख रहा है, शार्प क्लॉज, सफ़ेद दांत, लार टपकाता हुआ। आरॉन ने अपनी उंगली से ग्रे रिंग देखी और दिमाग में चीखा, ग्रैंडपा मर्लिन, अभी हेल्प नहीं की तो मैं पक्का मरूंगा। मर्लिन की आवाज़ आई, घबराना मत, मैं हूं ना। और दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट, ये लेलिन नहीं था जो आरॉन से बोल रहा था, ये लिमिटेड एआई था जो लेलिन ने रिंग में प्रोग्राम किया था। लेलिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे डायरेक्टली कंट्रोल करता है। मर्लिन ने आरॉन को वार्न किया, भागना नहीं सोचना। वॉर टाइम में अगर तू एकदम डेजर्ट करे तो पूरा टॉयलेट जोन तेरे पीछे पड़ जाएगा। सिर्फ पीस में गिल्ड तुझे ढूंढती, जंग में सब ढूंढ देंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, पीस में तुझे कोई नहीं ढूंढेगा, मतलब शांति में कोई नहीं ढूंढेगा, लेकिन जंग में सब तुझे ढूंढेंगे। आरॉन समझ गया, कोई ऑप्शन नहीं, लड़े या मरे। मार्लिन ने कोल्ड एकदम स्टर्न टोन में कमांड दिया, 3 कदम पीछे, सेकेंडरी एनर्जी फायरवॉल, 50 डिग्री राइट पे एम करो। आरॉन का बॉडी ऑटोमेटिकली ओवे करने लगा। 3 कदम पीछे गया और एक जानवर के क्लॉ से बच गया। फिर एक बड़ा काला कौवा उसकी तरफ झपट के आरॉन ने फायरबॉल मारा। बूम के साथ कौवा राख हो गया। आरॉन कंफ्यूज, वेट, मैंने तो कौवे की तरफ एम ही नहीं किया था, ये खुद फायरबॉल में घुस गया। मर्लिन ने एक्सप्लेन किया, फोर साइड यही सीखना होगा तुझे, फ्यूचर देखना। अगर बैटलफील्ड पे सरवाइव करना है तो ये जरूरी है। और आरॉन के आसपास के एक्लोइटिस उसे एडमिरेशन से देखने लगे। आरॉन ने भी अपनी मुट्ठी बीची अंधेरे में और बोला, सीखूंगा मैं। कुछ घंटों बाद एक दर्दनाक बिस्ट की आवाज़ दूर से आई और डार्कनेस क्रिएचर वापस हट गए। जैसे समंदर की लहर वापस जाती है ना, वैसे ही फेंडिक्स ने सर हिलाया, आज तो सिर्फ प्रोब था, चलो वापस। लेकिन दोस्तों एक चुपचाप सीन है यहाँ। डार्क एल्फ नाइट अपने अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर पर एकदम सवार होके ना कई माइल ऊपर ना एकदम ऊपर से पूरी बैटलफील्ड ना जो होता ही है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक नाइट ने कहा, 3 रैंक 2 मैट्रियाज यहाँ हैं, यहीं पे असली जंग होगी, सिग्नल भेजो। एक सफ़ेद कबूतर आसमान में उड़ा और किसी अनजान जगह की तरफ न चला गया। ये सिग्नल क्लियरली आनिया या डार्क एल्वेन हाई कमांड को भेज जा रहा है। वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। असली इन्वेजन की तैयारी हो रही है यहाँ पर। रात को मिलिट्री क्रियो के बाद ना डोलन सिटी में ना सन्नाटा था। आरॉन का सड़ा कमरे में ना मार्लिन उसे गाइड कर रहा था। सुन, यहाँ से भागना मतलब मौत, एक ही रास्ता है, सेवा करो, कंट्रीब्यूशन पॉइंट इकट्ठा करो और उनसे रिसोर्स खरीदो, जल्दी रैंक 1 बनो। मैगस को अपने डिसीजन लेने की आज़ादी होती है, सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वॉर में हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है, ये आरॉन समझ गया। लेकिन आरॉन ने प्रॉब्लम बताया, मेरी एप्टीट्यूड और मेडिटेशन टेक्निक। मर्लिन ने कहा, तेरी एप्टीट्यूड पे मैं काम कर रहा हूँ, पिछली बार की छोटी ऑपरेशन के बाद दर्द कम हुआ ना। यहाँ रियलिटी है कि ना, लेलिन खुद ही पहले आरॉन की एप्टीट्यूड जो है वो डैमेज की थी और अब एआई चिप की हेल्प से वो खुद ही रिपेयर कर रहा है, एकदम पपेट मास्टर की तरह। आरॉन का दर्द कम हो गया था, एप्टीट्यूड रिस्टोर हो रहा था। लेकिन मर्लिन ने फिर बोला, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, तेरी एप्टीट्यूड ग्रेड 3 की है, ये तेरी लिमिट है और तेरी प्राइमरी एफिनिटी वाटर है, फायर नहीं। तेरी गिल्ड का हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक ब्लेजिंग हार्ट फायर एफिनिटी के लिए है। तू बियरली क्वालिफाई करता है और पहचान भी नहीं मिलेगा तुझे गिल्ड से यह टेक्निक सीखना के लिए। तू बहुत अभी ना तेरे उल्टी टेक्निक है। आरन का दिल डूब गया तो फिर बोलता है,
और तभी मर्लिन हंसने लगता है, क्योंकि जो उसका टेक्निक था ब्लेजिंग हार्ट है और उसका एप्टीट्यूड वाटर वाला है। तो यहाँ पर हंस रहा था मर्लिन, बोलता है, भूल गया, मैं एक लेजेंडरी मैगस मर्लिन हूँ, मेरे पास खुद ही हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक मतलब नहीं होगी क्या? मैं तुझे एक कंप्लीट हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक दूंगा और वो एक बहुत डरावनी एबिलिटी रखती है, फ्यूचर देखने की शक्ति। अगर तू फ्यूचर देख सकता है तो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। आरोन की एकदम सांसें तेज हो गई। फ्यूचर देखना, सब कंट्रोल करना। मर्लिन ने टेक्निक का नाम बताया, सेक्रेट फ्लेम। अब ये बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है लेलिन के बेडरूम में। और दोस्तों कॉन्ट्रास्ट देखो, आरोन का कमरा सड़ा हुआ, एकदम गंदगी से भरा हुआ है। लेनिन का कमरा गोल्ड प्लेटेड फ्लोर, सिल्क क्वाइट क्रिस्टल चैंडलियर, गोल्ड सिल्वर प्लेट में फ्रूट रखे हुए हैं। लिटरली बेगर की झोपड़ी वर्सेस ग्रांड प्लेस। लेलिन मुस्कुराया, कोई भी एक्लोटी हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक की टेम्पटेशन से बच नहीं सकता। उसने कनेक्शन से फील किया कि आरोन ने सेक्रेट फ्लेम यूज करना शुरू कर दिया है और लेलिन ने एक हल्की सांस ली। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, लेलिन खुद सेक्रेट फ्लेम यूज करना चाहता था, भले ही एआई चिप ने इसके साइड इफेक्ट रिमूव कर दिए थे और नहीं किया, क्योंकि सोल एक बड़ा मिस्ट्री है। लेलिन ने पहले सोचा था कि वो सोल रिसर्च में एक्सपर्ट है, लेकिन एक बार एक घोस्ट के हाथ में पड़ा तो समझा कि ना वो एक वेल में बैठ के खुद को फ्रॉग समझ रहा है। सेक्रेट फ्लेम डेस्टिनी की पावर देता है, लेकिन साथ में एकदम खतरा भी है। लेलिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था खुद पे, इसलिए आरोन एक लाइव टेस्ट सब्जेक्ट है उसके लिए। लेलिन एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सोचता है, पहले आरोन पे टेस्ट करते हैं। अगले दिन डार्कनेस क्रीचर ने फिर से सिटी पर धावा बोला, सेम रूटीन। बूम, आरोन ने एक फायरहोल मारा, एक बड़ा काला बियर जल के टॉर्च बन गया। आरोन ने कामली हाथ वापस खींचा। आसपास के एक्लोइटी ने फिर से उसे अच्छी नज़रों से देखा, लेकिन आरोन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साइड पे गया और मेडिटेट करने लगा, स्पिरिचुअल फोर्स रिस्टोर करने के लिए। मर्लिन ने अंदर से पूछा, नया मेडिटेशन टेक्निक कैसा लग रहा है? आरोन ने पहले सिर्फ सिंप्लीफाइड टेक्निक यूज की थी। लेलिन को भी हैरान कर दिया कि ट्रांजैक्शन इतनी स्मूथ थी। और सेक्रेट फ्लेम प्रैक्टिस करने के बाद आरोन की ऑरा एकदम बदल गई थी। एक फेंट चेंजेस, लेकिन क्लियरली विजिबल। कुछ बड़ा हो रहा है आरोन के अंदर। सेक्रेट फ्लेम उसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये जो नए मेडिटेशन टेक्निक ट्राई करने के बाद काफ़ी खुश है। वो मर्लिन से यानी लेलिन को बोलता है कि हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू सिंप्लीफाइड वर्जन। लेकिन आरोन को एक टेंशन है, उसका ऑरा यानी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का वाइब्रेशन कोई भी मैगस पकड़ सकता है। अगर गिल्ड के मेंबर ने उसे ढूंढ लिया तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मर्लिन, जो एक्चुअली लेलिन है रिंग के अंदर, उसे एक मैजिकल रिंग देता है। ये रिंग आरोन का ऑरा छुपा लेती है और आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। कोई भी ऑफिशियल मैगस भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। आरोन इम्प्रेस हो जाता है भाई। वो रिजॉल्व करता है कि वो अपने दुश्मन उस लॉली वुमेन और बॉर्डेरिक फैमिली उससे बदला लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पे। डोलोन सिटी के बाहर डार्क एल्फ्स की बड़ी फौज खड़ी है। उनका कैंप काफ़ी माइल तक फैला हुआ है। उनके गोल्डन टेंट के अंदर इतना पावरफुल ऑरा है कि लेलिन भी अपनी बाहों एकदम चढ़ा लेता है। डार्कनेस क्रिएचर और एल्फ्स ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ रहे हैं और डोलन सिटी में कैजुअलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ईस्टर्न रीजन से कैनन फोल्डर की सप्लाई आती रहती है, तो सिटी अभी होल्ड कर रही है। आरोन अब थोड़ा फेमस हो गया है। उसने कुछ ट्रबल मेकर एक्लोइटी को पिटाई दी है। मैगस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, तो उसकी रेस्पेक्ट बढ़ गई है और उसे एक बड़ी और साफ रेजिडेंस मिल गई है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आरोन अपनी नई मेडिटेशन टेक्निक सेक्रेट फ्लेम का यूज करके पहली बार डेस्टिनी का टाइड एक्सप्लोर करता है। ये एक प्रोफेसी पावर है, फ्यूचर में झांकने की ताकत। लेकिन दोस्तों यहाँ लेलिन की चालाकी देखिए। एआई चिप की मदद से लेलिन ने सेक्रेट फ्लेम में बैकडोर डाल रखा है। आरोन जो भी फ्यूचर विजन देखता है वो पहले लेलिन के पास जाता है। लेलिन डिसाइड करता है कि आरोन को क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। लेलिन देखता है कि
3 दिन बाद आरॉन एक बैटलफील्ड में मारा जाएगा, एक 3 आंखों वाले काले बंदर के हाथ, जो ऑफिशियल मैगोस जितना पावरफुल है। लेलिन ये विजन आरॉन को दिखाता है और आरॉन डर जाता है, लेकिन मर्लिन यानी लेलिन उसे काम करता है और बोलता है, ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है डेस्टिनी में, डर मत, बस प्रॉब्लम से बच जा, रीजन चेंज कर ले, ये इंजर होने का नाटक कर। लेलिन सोचता है कि आरॉन का उससे यूज जो है उससे ना बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इसलिए वो नहीं चाहता कि ना आरॉन मर जाए अभी तक। वो ये भी सोचता है कि ना रिंग और नेकलेस जो उसने आरॉन को दिए हैं वो एक्चुअली मैजिक आर्टिफैक्ट नहीं है, सिर्फ स्पेशल मैजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन आरॉन जैसे वीक एक्लोइटी क्या जाने फर्क। ये बात सिर्फ लेलिन जानता है। लेलिन का प्लान क्रिस्टल क्लियर है। आरॉन एक गेन्युआ पिग है, मतलब एक्सपेरिमेंट वाला पिग। उसकी प्रोफेसी पावर का डाटा लेलिन कलेक्ट कर रहा है अपने रिसर्च के लिए। और फिर एक बड़ा टाइम स्किप होता है, 10 साल। क्या 10 साल? एक बड़ा टाइम स्किप आता है भाई, 10 साल का टाइम स्किप भाई। 10 साल कम नहीं होते यार। ट्वाइलाइट जोन की दोनों साइड, नॉर्थ और ईस्ट पे वार चल रहा है, कई सिटीज गिर गई हैं। कुछ रैंक 2 मैगोस ने सिचुएशन स्टेबलाइज की है, लेकिन कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। लेलिन इन 10 सालों में नेचर अलायंस और डोलन के बीच आता जाता रहा। उसने लो प्रोफाइल रखा, कोई बड़ी हलचल नहीं, कोई बड़ा सीन नहीं, लेकिन इंटरनली लेलिन बहुत ज़्यादा ना ग्रो कर चुका है। चैप्टर के एंड में लेलिन अपनी स्टैट देखता है, रैंक 2 वॉरलॉक, जाइंट कीमियोन सरपेंट ब्लड लाइन, स्पिरिचुअल फोर्स 127.9, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी सब सिग्निफिकेंटली बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर, ईस्टर्न फेंड के 50 हर्ट्स उसे मिल गए हैं फेंडिक्स से। अब ना उसके पास सारे इंग्रेडिएंट हैं एक पावरफुल पोशन बनाने के लिए। लेलिन एक्साइटेड है, नेक्स्ट स्टेप शुरू होने वाला है भाई। चलो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, देखेंगे हम अगले एपिसोड में कौन सा इंग्रेडिएंट बनाएगा अपना लेलिन। तब तक के लिए बाय बाय।